नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम देख रहे थे यूपी पुलिस वनडे एग्ज़ाम के लिए सामान्य विज्ञान, जिसमें हमारा तीसरा टॉपिक है जीव विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। 79 मतलब 78 प्रश्न हो गए थे फिजिक्स और केमिस्ट्री के। अब जो आगे प्रश्न देखेंगे वो सब बायोलॉजी के होंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार नहीं है। निम्न में से कौन सा, मतलब इनमें से कौन सा रोग है जो कि आनुवांशिक नहीं है। मिक्सिडीमा, वर्णांधता, अति रक्तस्राव रोग, अरंजकता। तो इसमें जो मिक्सिडीमा रोग है वो आनुवांशिक विकार नहीं है, आनुवांशिक रोग नहीं है, ठीक है। बाकी जो ये रतौंधी है, वर्णांधता जिसे बोलते हैं, अति रक्तस्राव रोग और अरंजकता, ये सब क्या है, आनुवांशिक विकार हैं। कैसे विकार हैं? आनुवांशिक। अगला प्रश्न है, गैस्ट्रोक्नीमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है। किस भाग में होती है? कोहनी में, उंगलियों में, गर्दन में, निचली टांग में। तो कहाँ होती है ये? इसे देख लेना सही से कौन सी मांसपेशी है। तो गैस्ट्रोक्नीमियस कहाँ पे पाई जाती है? निचली टांग में। तो 80 का क्या हो जाएगा? डी। 80 का क्या हो जाएगा? डी। श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग क्या होता है? तो ये होता है 4%। कितना होता है? 4%। 81 का क्या हो जाएगा? बी। 81 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, भूजल ब्लू बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण के कारण होता है। मतलब ब्लू बेबी सिंड्रोम जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण होती है, नाइट्रेट की अधिकता से। तो इसका क्या हो जाएगा? बी। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछा गया है, आरओ हो चाहे पीसीएस हो। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से हो जाता है? तो नाइट्रेट की अधिकता से। किसकी अधिकता से? नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, छोटी आंत का उंगली की तरह का छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों को सोख लेता है। छोटी आंत का उंगली की तरह का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो पोषक तत्वों को सोख लेता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बिली। क्या बोलते हैं? बिली। और कहाँ, किसका हिस्सा है ये? छोटी आंत का। क्या बोलते हैं? बिली। अगला प्रश्न है, हाइपोकलीमिया क्या है? हाइपोकलीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो हाइपोकलीमिया किसकी कमी के कारण होता है? पोटेशियम। किसकी कमी के कारण होता है? पोटेशियम। 84 का क्या हो जाएगा? सी। हाइपोकलीमिया। क्या नाम है? हाइपोकलीमिया। अगला प्रश्न है, बौनेपन, बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किसकी कमी के कारण होता है? मतलब बच्चों में जो बौनापन हो जाता है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो वो है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। किसकी कमी से? थायरॉक्सिन हार्मोन। 85 का क्या हो जाएगा? ए। 85 का क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, पोलियो टीके के लिए नैनो पेज का आविष्कार किसने किया था? नैनो पेज पूछ रहा है पोलियो टीकों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्क कैंडल। क्या हो जाएगा? मार्क कैंडल। अगर पूछता कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो जॉन साल्क ने, तो इसका उत्तर क्या हो जाता? सी। अब पूछ रहा है पोलियो टीके के लिए नैनो पेज का आविष्कार किसने किया, तो मार्क कैंडल ने। मार्क कैंडल याद रखोगे नैनो पेज के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? क्लेमाइडिया, प्रमेह, गोनोरिया, टाइफस और क्या है? हेपेटाइटिस बी। इसे क्या बोलते हैं हम? यकृत शोथ ख। तो इसमें यौन संचारित रोग कौन सा है, कौन सा नहीं है? तो टाइफस नहीं है। कौन सा नहीं है? टाइफस। ठीक है। बाकी क्लेमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस और यकृत शोथ, हेपेटाइटिस बी, ये सब कैसे रोग हैं? यौन संचारित रोग हैं। कैसे रोग हैं? यौन संचारित रोग हैं। क्यू बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? क्यू बुखार है बासिलस रिकेट्सिया और कॉक्सियला बर्नेटी और याकस। तो इसका उत्तर हो जाएगा 88 का सी, कॉक्सियला बर्नेटी। कॉक्सियला बर्नेटी क्यू बुखार है वो किस जीवाणु के कारण होता है? तो कॉक्सियला बर्नेटी। इसमें आप ऐसे लिख सकते हो जैसे क्यू बुखार और बराबर मतलब एरो लगा के लिख लो कि कॉक्सियला बर्नेटी जीवाणु के कारण होता है। ठीक है। टाइफस यौन संचारित रोग नहीं है। टाइफस कैसा नहीं है? यौन संचारित रोग नहीं है। शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो इन प्रश्न उत्तरों को।
अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में त्वचा अस्थि स्थित होती है? शरीर के किस भाग में त्वचा अस्थि, तो किसमें होती है? कलाई में। त्वचा अस्थि किसमें होगी? कलाई में। ठीक है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने। किसने की थी? जॉन साल्क। निम्नलिखित में से किसे मांसपेशीय कंकालीय प्रणाली विशेष रूप से रीढ़ के यांत्रिक विकारों का निदान और उपचार कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो इसे कायरोप्रैक्टिस चिकित्सा पद्धति। किसे कहा जाता है? कायरोप्रैक्टिस चिकित्सा पद्धति। 90 का क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न सही से समझ लो, रोक लिया करो वीडियो को अगर दिक्कत होती है तो। मांसपेशीय कंकालीय प्रणाली विशेष रूप से रीढ़ के यांत्रिक विकारों का निदान और उपचार कहा जाता है। ठीक है, कायरोप्रैक्टिस चिकित्सा पद्धति को। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जा सकता है? प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज, तो गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन। तो 91 का क्या हो जाएगा? ए। हो सकता है कि आपको ये क्लास बोरियत सी लग रही हो, लेकिन प्रश्न साइंस के थोड़े कठिन आते हैं, बायो के। तो ये सब जो प्रश्न है वो पहले पेपरों में पूछे गए, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में। तो अगर सही से इन्हें देख लोगे तो हो सकता है इनमें से कुछ प्रश्न फंस जाएं। अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है, दिए गए विकल्पों में कौन सा है? तो कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन। कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन। अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है उसमें मौजूद होता है एल्ब्यूमिन। कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन। अगला प्रश्न है, रोजेसिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करेगा त्वचा को। किसे प्रभावित करेगा? त्वचा को। कौन सी बीमारी है? रोजेसिया। कौन सी बीमारी है? रोजेसिया। मानव शरीर में श्रोणि कंकाल का आकार क्या होता है? श्रोणि कंकाल का आकार कैसा होता है? तो त्रिकोणीय होता है। कैसा होता है? त्रिकोणीय। 94 का हो जाएगा बी। 94 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियां होती हैं और जो अधिक घना भरा होता है उसे क्या कहते हैं? यूक्रोमेटिन, गुणसूत्र संबंधी प्रोटीन, हेट्रोक्रोमेटोन और ग्वानिन। तो इसे बोलते हैं हम हेट्रोक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? तो जिंक नियंत्रित करता है कि लोहा के फास्फोरस के मैग्नीशियम? तो मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र को कौन सक्रिय और नियंत्रित करता है? तो मैग्नीशियम। कौन करता है? मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार की विषाक्तता में से किसको प्लम्बिस्म भी कहा जाता है? प्लम्बिस्म। तो सीसा विषाक्तता को क्या कहते हैं हम? प्लम्बिस्म। क्या बोलते हैं? प्लम्बिस्म। तो प्लम्बिस्म इक्वल लिख लेंगे सीसा विषाक्तता बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? सीसा विषाक्तता को प्लम्बिस्म भी कहा जाता है। तो 97 का क्या हो जाएगा? 97 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 97 का डी। कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो क्या हो जाएगा? 98 का बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखेंगे 99। अगला प्रश्न है, जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता तो निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है? स्कर्वी देखो विटामिन सी की कमी से होती है, बेरी विटामिन बी की कमी से, पेलेग्रा विटामिन B3 की कमी से। तो इसका 99 का क्या हो जाएगा? सी। रात्रि अंधत्व मतलब रतौंधी। क्या हो जाती है? रात्रि अंधत्व, रतौंधी, वर्णांधता। तो इसकी व्याख्या देखेंगे, हरी सब्जियों में विटामिन ए बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जियों का प्रयोग न करने से शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिससे रात्रि अंधत्व, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अब हम लोग नॉर्मल क्या पढ़ते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। लेकिन इसमें रतौंधी दिया ही नहीं है, नाम क्या दे दिया है? रात्रि अंधत्व।
तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि आपको PYQ करने चाहिए। PYQ जहाँ से भी मिले करो, प्रैक्टिस करो, उसी से ही आपके GS या GK जो भी है वो मजबूत होगी। अगला प्रश्न है मज्जा कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो मज्जा कोलेजन के गठन में विटामिन सी मदद करता है। कौन सा? विटामिन सी। तो 100 का क्या हो जाएगा? विकल्प डी। 100 का विकल्प क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? तो कौन से विटामिन को संश्लेषित कर सकते हैं? विटामिन B3 को। किसे? विटामिन B3 को। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में, जल में और वसा में, तो B और C जल में घुलनशील होते हैं। कौन से? B और C। और वसा में घुलनशील कौन से होते हैं? तो ADEK। अगला प्रश्न है जल निकायों में निम्नलिखित में से किन पोषक तत्वों में वर्धित स्तर के कारण अतिपोषण होता है? जल निकायों में किन पोषक तत्वों में वर्धित स्तर के कारण अतिपोषण किससे होता है? तो किससे होगा? फॉस्फेट से। किससे? फॉस्फेट से। निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? तो मृदा जल, धूप, मृदा या वायु? तो मृदा जल के माध्यम से। मृदा जल के माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए कोशिका के गुण को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे कहते हैं हम टोटीपोटेंसी। क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है कौन सा सस्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? तो उड़न लोमड़ी के नाम से कौन जाना जाता है? चमगादड़। कौन? चमगादड़। अगला प्रश्न है विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है? तो आंत के अंगों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये है स्प्लैंक्नोलॉजी। स्प्लैंक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा इसका? बी। क्या हो जाएगा? बी। 106 का हो जाएगा बी। स्प्लैंक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बीज प्रशीतन। क्या बोलते हैं? बीज प्रशीतन। 107 का सी हो जाएगा। इंग्लिश में बोलते हैं इसे बर्नालाइजेशन। क्या बोलते हैं? बर्नालाइजेशन। अगला प्रश्न है एक वस्तु या वर्ग जो एक से अधिक मूल वस्तु या मूल वर्ग से गुणों और विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं एकाधिक वंशागति। क्या बोलते हैं? एकाधिक वंशागति। 108 का क्या हो जाएगा? ए। 108 का क्या हो जाएगा? जीनोम एडिटिंग क्या है? जीनोम क्या होता है? तो जीनोम क्या होता है? जीनोम होता है एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच है जिसमें DNA इंसर्ट किया जाता है, हटाया या प्रतिस्थापित किया जाता है। जीनोम में क्या किया जाता है? एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसमें DNA या तो इंसर्ट किया जाता है, हटाया या प्रतिस्थापित किया जाता है। तो जीनोम का क्या हो जाएगा? जीनोम क्या है? सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सी। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? अग्नाशय। क्या करता है? अग्नाशय। इसकी व्याख्या देखें, इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। बीटा कोशिकाएं भी पूछ लेता है कि किससे उत्पन्न होता है? बीटा कोशिकाओं से। इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। यह मानव शरीर में रुधिर में शर्करा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। और अग्नाशय की कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह। इसे हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त डिम्बाणु को हटाने में सक्षम है? कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त डिम्बाणु को हटाने में सक्षम है? तो वो है तिल्ली। क्या है? तिल्ली, जिसे हम प्लीहा भी बोलते हैं, प्लीहा या तिल्ली। जिन प्रश्नों की व्याख्या मुझे महत्वपूर्ण लगेगी उसे मैं डिस्क्राइब करूंगा। जैसे इसकी इम्पोर्टेंट है, तिल्ली या प्लीहा मानव उदर में स्थित एक अंग है जो रक्त का संचित भंडार रखने के साथ साथ अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने या हटाने का कार्य करता है, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं, तो तिल्ली या प्लीहा को। किसे बोलते हैं? तिल्ली या प्लीहा को। अगला प्रश्न है, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है दाहिना निलय, बायां निलय, दाहिना आलिंद, बायां आलिंद। तो इसका हो जाएगा 112 का बी, बायां निलय। क्या हो जाएगा? बायां निलय। प्रश्न काफ़ी बड़ा है तो पढ़ते हैं इसे। फेफड़े की ऐसी कौन सी बीमारी है जो क्रिस्टलीय सिलिका के अंतःश्वसन अवधारणा और उसके प्रति फुफ्फुसीय प्रतिक्रिया के कारण होती है, जो लंबे समय तक पत्थर तोड़ने और उत्खनन कार्य से जुड़े रहने की वजह से लोगों में पाई जाती है? ठीक है, तो मतलब ऐसी कौन सी बीमारी है जो पत्थर तोड़ने से हो जाती है? तो ये होता है सिलिकोसिस। क्या होता है? सिलिकोसिस बीमारी होती है, सिलिकोसिस, जो किससे हो जाती है? पत्थर के धूल के कणों से। ठीक है, सिलिकोसिस नाम की बीमारी होती है, फेफड़े से संबंधित रोग है। मछली की किस्मों के तलमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? मछलियों की जो किस्म है तलमज्जी कहाँ पाई जाती है? तो समुद्र के गहरे पानी में। तलमज्जी नामक मछली कहाँ पाई जाती है? समुद्र के गहरे पानी में। अगला प्रश्न है, मतलब इनमें से किसने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने। जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। 115 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 115 का ए। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाता है? पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो फल में। किसमें परिवर्तित हो जाता है? फल में। 116 का क्या हो जाएगा? डी। 116 का क्या हो जाएगा? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहते हैं? पौधों में पानी के लिए, जल के लिए जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम। तो 117 का क्या हो जाएगा? सी। जाइलम क्या करता है? जल ले जाने का कार्य करता है, पानी, पोषक तत्व या जल। तो जल से याद कर लो, जल से जाइलम। जल का परिवहन कौन करेगा? जाइलम। इसकी व्याख्या देखेंगे। जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। पौधों में पोषक तत्वों का परिवहन फ्लोएम करता है, फ्लोएम द्वारा होता है। पोषक तत्व कौन करेगा? फ्लोएम। और जल का कौन करेगा? जाइलम। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुनें। गेंदा, बेड मोल्ड, आलू या अदरक। तो कौन हो जाएगा? पुनरुत्पादक आलू। क्या हो जाएगा? आलू। 118 का क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो इनमें से कोई बीमारी विषाणु के कारण नहीं होती है। देखो, जैसे कि हैजा जीवाणु से होता है, क्षय रोग भी जीवाणु से होता है। और इसकी हम व्याख्या भी देखते हैं कि जीवाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हैजा, प्लेग, टाइफाइड, टिटनेस, काली खांसी, टीबी। टी से 3 हो गए, टाइफाइड, टीबी, टिटनेस। ये किससे होते हैं? जीवाणुओं से। इनसे प्रश्न पूछा जाता है, प्रत्येक पेपर में आता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आने की उम्मीद है यूपी पुलिस में। तो विषाणु द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं? पोलियो है, पीलिया है, डेंगू है, एड्स है ना, स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है। बर्ड फ्लू को क्या बोलते हैं? H5N1। क्या बोलते हैं बर्ड फ्लू को? H5N1। और स्वाइन फ्लू को क्या बोलते हैं? H1N1। अब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग जैसे पेचिस है, निद्रा बीमारी है, मलेरिया है, पायरिया है। ठीक है, मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे होता है मलेरिया? प्रोटोजोआ से। कवक से होने वाले दाद, खाज, खुजली, गंजापन। दाद, खाज, खुजली, गंजापन, इससे ये किससे होते हैं? कवक या फंगस से। कवक या फंगस से।
खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। खून में मतलब ऐसी कौन सी इनमें से उपस्थित होती है जिसके कारण खून का थक्का जमता है? तो वो होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। 120 का क्या हो जाएगा? डी। क्या होते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। तो आज ये हमारे 35 प्रश्न हो गए हैं। ठीक है, तो ये बायो के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आप इन्हें बढ़िया से पढ़ो और ये ज़रूर देख लेना विटामिन्स के रासायनिक नाम, उनसे होने वाले रोग, ठीक है, और कौन से जीवाणु से कौन सा रोग होता है, जीवाणु किसमें इम्पोर्टेंट है, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, फंगस। ठीक है, हार्मोन्स देख लीजिए और हड्डियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी हड्डी कहाँ पाई जाती है, ठीक है, चेहरे पे कितनी हड्डियाँ होती हैं, कितनी पसलियाँ होती हैं, और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम देखेंगे अगली क्लास में। बायो की अभी कम से कम 2-3 क्लासें आएंगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।